Hello students, today we are going to discuss about P block elements. ओके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम कौन से ग्रुप को डिस्कस करेंगे या कौन सी फैमिली को डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो कि कार्बन फैमिली है. ओके ग्रुप 14 एलिमेंट्स ओके जो कि हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं. राइट ओके कार्बन फैमिली में बोलते हैं. तो अगर आप कार्बन फैमिली को नोटिस करो तो सबसे पहला एलिमेंट ऑब्वियसली कार्बन होगा. उसके बाद काशी गए संत प्रभु. देखो काशी गए संत प्रभु उसका निमोनिक है. निमोनिक मैं यहाँ लिखती हूँ, काशी गए संत, या आप स लिख दो, संत प्रभु. तो काशी सी से तो कार्बन हुआ, गए जीई जर्मेनियम हुआ, संत एसएन, काशी गए ओके संत काशी सी मतलब यहाँ पे सिलिकॉन हुआ है ना, काशी काशी सिलिकॉन हुआ, देन जर्मेनियम, देन यू हैव टिन एंड फाइनली यू हैव पीबी प्रभु यानी कि यू राइट योर लेड. ओके तो सी इज फॉर कार्बन, SI is for silicon. Okay, then you have germanium, zinc, tin, SN is tin and PB is lead. अब सबका एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आप लोग को मैजिकल नंबर दिए थे. कार्बन का एटॉमिक नंबर हर कोई जानता है 6 है, तो 6 एटॉमिक नंबर यहाँ लिखो. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14. देखो 4 मैजिकल नंबर 8, 18, इन दोनों में 8 का डिफरेंस, इन दोनों में 18 का डिफरेंस, इन दोनों में 18 का डिफरेंस, इन दोनों में 32 का डिफरेंस. आप डिफरेंस करते जाओ. ओके 6 से 14 के बीच 8 का डिफरेंस था. यस नो 14 से अब 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बताइए. 14 ऐड करके 18 ऐड कर दो 14 में, इट विल बी 32. देन अगेन 32 में 18 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 50. अगेन यू ऐड 32 to 50 इट विल बी 82. यानी कि एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना भी मैंने आप लोग को इजी मेथड बता दिया. तो मैंने आप लोग को कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स से मिलवाया एंड देन आई ऑल्सो गेव यू ऑल द ट्रिक टू फाइंड आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14. दैट इज काशी गए, काशी गए संत प्रभु. अगेन आई एम राइटिंग. ओके सो ये एलिमेंट्स आपको याद करने का तरीका भी बता दिया. और मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर कार्बन का 6 है उसके बाद 6 से 8 ऐड करो, मैजिकल नंबर 8, 18, 32. बस अब फिर से 18 ऐड करो 32 हो जाएगा. फिर 32 में 18 ऐड करो 56 हो जाएगा. ओके और 56 में और 32 ऐड करिए तो 82 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. तो ग्रुप 14 एलिमेंट जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेटलॉइड्स के लिस्ट दिए थे हमने आपको कि मेटलॉइड्स के ऊपर वाले पार्ट में कार्बन फैमिली आती है. राइट है ना? यस और नो? अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो अभी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल फिलहाल तो मेरे पास नहीं है अभी. तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप 15 बेसिकली है क्या ये मैं बताती हूँ. ठीक है, तो अब पहले तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली भी बोलते हैं. और क्या बोलते हैं इनको हम पी ब्लॉक में कंसिडरेशन लेते हैं. यस और नो? दे आर अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यस और नो? पी ब्लॉक एलिमेंट से पार्ट है. राइट और क्या है ये जो काशी है यानी कि कार्बन और सिलिकॉन, ये बेसिकली नॉन मेटल्स. और मेटलॉइड के ऊपर वाला पार्ट मैंने क्या कहा था कि नॉन मेटल्स होते हैं, और नीचे वाले जितने भी आएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स होते हैं. तो काशी गए संत प्रभु यानी कि ये नॉन मेटल्स हैं. एक मिनट, ये कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स. मेटलॉइड फिर जर्मेनियम के नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर तो मैंने डिस्क्राइब किया. देखो पीबी इज मेटेलिक बट पुअरेस्ट कंडक्टर. ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो. ओके सो लेट अस मूव फर्दर. You all can note this down or take a screenshot. Okay, then
डिस्कसिंग मोर अबाउट कार्बन फैमिली, अगर देखो उससे पहले कुछ बताने से पहले ये बात मैंने बताई थी कि जो कार्बन फैमिली इज क्वाइट, कार्बन बेसिकली इज क्वाइट अबंडेंट इन नेचर, ओके, ठीक है। और कार्बन फैमिली के बाकी एलिमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने नेचर में पाए जाते हैं। नहीं, उससे पहले ये एटॉमिक रेडियस यहाँ पे भी वापस से इन लोगों ने दिया है पेज 2 पे। तो ये देखिए, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपको, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, सॉरी, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन से आप जब लेड की तरफ जाते हो डाउन द ग्रुप, ये एक्चुअली डाउन द ग्रुप वाला दिया है, डाउन द ग्रुप है ये, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और वही आप देखोगे। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ इतना इंक्रीज नहीं है। 122 से 118 माइनस करो तो मुश्किल से 4, बस 4 पिकोमीटर रेडियस बढ़ा है, यस और नो। यहाँ से यहाँ सिर्फ 4 पिको, यहाँ से यहाँ काफ़ी बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे तो डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है। और डी ब्लॉक, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट के यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, ओके, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उसी तरह 120 से 140 भी बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, और 140 से 146 तो 6 ही बढ़ रहा है। तो यानी कि बढ़ भी रहा है, लेकिन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना बढ़ना चाहिए, जैसे इन दोनों के बीच में जितना बढ़ रहा है उतना नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फाइन, but still there will be certain there can be a question asked that sudden increase is seen between carbon and silicon, but as you go down the group then there is no sudden increase. in fact one टिन और पीबी के बीच में तो बहुत ही कम है, 6 पिकोमीटर का। तो ये क्यों? तो रीज़न आप लोग दे सकते हो, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ऑर्बिटल्स, एंड क्या हो जाता है, डीएनएफ के इंट्रोडक्शन होने की वजह से उनका डिस्क्रीट शेप होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ओके, यही सारे रीजंस होंगे। और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल और द वैलेंस शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, कभी कभी एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे थे, 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा H1 H2 H3 H4 इन्होंने दिया गया है, यहाँ पे कार्बन का दिया गया है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैलेंसी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम डिस्कस करेंगे तो तब मैं बताऊंगी कि इनका 4 तक के भी जा सकता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यस नो। कार्बन का तो 4 ही है, तो क्योंकि 4 एलिमेंट्स का अगर निकालने हैं, ये शेयरिंग भी हो रही है, तो पहला वाला 1086 है आयनाइजेशन एनर्जी, फिर बढ़ते जा रहा है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हो, बढ़ते जा रहा है ना, यस नो, यस नो। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली इन्होंने दिया, तो यहाँ पे इन्होंने अगर फर्स्ट ये इस पेज पे जो दिया है, जैसे काशी गए संत प्रभु, तो कार्बन एज यू गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, यस नो। क्यों डिक्रीजेस? क्योंकि जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतना दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना इजीली उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यस नो, ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, बस यही रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी इन्होंने दिए, इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे कंपैरिजन कभी कभी 13 और 14 के आपस में भी होती है, 13 14 के आपस में होती है। जैसे कार्बन, क्वेश्चन आया कार्बन बोरॉन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले आप लोग क्या लिखोगे, कार्बन को लिखोगे ऑब्वियसली, देन बोरॉन, क्योंकि कार्बन का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा है, एंड देन SI, देन एल्यूमिनियम। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को। और यहाँ पे देखो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, जो PB SN जो और भी वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है इनका, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ F होता है ऑर्बिटल्स, और ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो क्या हो गया, Z इफेक्ट इनका कम, ये Z इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ये रीज़न होता है कि अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ जाता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जो ऑर्बिट्स को अपने तरफ खींचते हैं न्यूक्लियस,
क्योंकि जो शील्ड करने वाला इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ये हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये रीज़न बहुत बार आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फिजिकल डेटा फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे फिजिकल डेटा दिया गया है, तो नोटिस करिए कि एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया है जो मैंने डिस्कस कर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दी है। बस आप लोग को देखो अप्रॉक्सीमेटली मतलब याद करना एकदम से उस वैल्यूज़ को नहीं याद करनी है, बस इसका देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन है, फोन बनेगा डॉन, यानी कि फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पहले कार्बन है ना, तो कार्बन नेक्स्ट होगा ना लाइन में। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ये अब देखिए, लेकिन लेड का अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये सब ट्रेंड्स है। देखिए एक और ट्रेंड यहाँ पे दिया है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड दिया गया है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज को तो हम लोग ने डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सिर्फ लेड का अनएक्सपेक्टेडली हाई है क्योंकि वो मेटल ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी आप देख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का यहाँ पे दिया है, सिलिकॉन का दिया है, और जर्मेनियम, टिन, ओके, लेड, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं। तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप 14 जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, कार्बन और सिलिकॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे उन्होंने बॉइलिंग कार्बन का दिया नहीं है, लेकिन कार्बन अगर मैं लिखूँ तो कार्बन एंड सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा होता है। ओके ओके, मच हायर देन द, मतलब एक तो हायर होना, एक मच हायर होना देन दोज ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। रीजन आप लिख सकते हो कि कार्बन एंड सिलिकॉन पोजेस 3 डायमेंशनल नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ना, कि दिस इज वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इनके बीच में जो होता है कार्बन और सिलिकॉन के बीच में इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अभी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, मैंने कहा हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली या बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं उस पर डिपेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसको तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, other elements of the group. So on moving down the group, melting and boiling point decrease regularly. Moving down the group, melting and boiling point डिक्रीज। अगेन यहाँ पे अगर आपको रीज़न पूछा गया, रीज़न क्या बोलोगे आप, व्हाट विल बी द रीज़न। और मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यस और नो, यस और नो। साइज तो बढ़ जाता है तो वो दूर हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। दिस डिक्रीजेज द इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑल्सो, एज अ रिजल्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मैंने अभी डिस्कस ही किया था आपको कि आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ दिस एलिमेंट्स जो ट्रेंड फॉलो करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हायर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर कंपेयर टू ओके देन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 से अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी हायर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दिस इज अगेन ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स। जितना न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, राइट। जितना छोटा साइज होगा और अक्रॉस द पीरियड तो साइज डिक्रीज होती है। तो कार्बन जो है या कार्बन फैमिली ग्रुप 13 पहले आती है, फिर ग्रुप 14 आती है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बोरॉन, किसका साइज छोटा होगा, कार्बन का साइज छोटा होगा, साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। वो अपने न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को एकदम जकड़ा रहेगा, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। उसको निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो साइज होता है या एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, एटॉमिक साइज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट
वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या, अगर आप लोग देखेंगे वैलेंसी यानी कि क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, राइट? यस। नाउ बट व्हेन यू कम टू 11th स्टैंडर्ड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ दी एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या उनका हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा है। कार्बन का तो बेसिकली मैंने आप लोग को कार्बन के कंपाउंड्स बनवाए भी हैं। तो कार्बन का क्योंकि 6 कार्बन फैमिली में अगर यहाँ पे 1 2 3 4 इन्होंने दिया है NS NP यानी कि एक्साइटेड स्टेज में sp3। देखिए ये देखो, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन बना के आपको वैलेंसी को क्या करेंगे आप लोग, 2 वैलेंसी या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, हायर द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। यानी कार्बन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, 4 वाला, डाउन Pb वगैरह का +2 स्टेबल होगा। ये याद रखिए, ये एकदम दिल में बैठा लीजिए कि हायर एलिमेंट्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। हायर, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हैं, सिर्फ F ब्लॉक D ब्लॉक के लिए ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता है। हायर एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 भी हो सकता है, 4 भी। वापस से लिखती हूँ, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो तो हायर ऑफ कार्बन P ब्लॉक, ये P ब्लॉक में सबके लिए अप्लाई हो रहा है। हायर एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स दोनों की बात है। हायर एलिमेंट्स अब ग्रुप 14 में कौन कौन होंगे, कार्बन है ना। देन लोअर एलिमेंट्स कौन होंगे, कार्बन और सिलिकॉन हायर हो गए। लोअर जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, जैसे कि टिन है, Pb है, ये लोअर एलिमेंट्स होंगे। तो हायर एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट स्टेबल होगा, और लोअर एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दिए। इनफैक्ट इसका आप लोग, मैं एक दूसरे पेन से इसका कलर ओके करती हूँ, तो आप लोग इसको एक बॉक्स बना के कहीं नोट कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। देन मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन क्योंकि मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, यस और नो। और हमेशा याद रखिए P ब्लॉक एलिमेंट्स में ये पॉइंट नोट ही कर लीजिए कि जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा एनिमलस बिहेवियर शो करता है। कौन सा बिहेवियर शो करता है, एनिमलस। जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज शोज इवन S ब्लॉक एनिमलस बिहेवियर, यानी कि कुछ अलग हट है, हट के बिहेव करते हैं अपने ग्रुप से, है ना, हट के बिहेव करते। तो कार्बन, अगर आप कार्बन की डिटेल में बात करो, अगर कार्बन के बारे में कुछ जानना चाहो तो कार्बन इज इट्स वेरी क्वाइट अबंडेंट इन नेचर, ओके। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ये कोल या ग्रेफाइट या डायमंड, इसके फॉर्म में होता है। कार्बन जो है कोल के फॉर्म में या ग्रेफाइट के फॉर्म में नेचर में आपको मिलेगा। ग्रेफाइट है, कोल है या डायमंड है, ये सब इसके फॉर्म है कार्बन के, यानी कि इस फॉर्म में ही कार्बन आपको मिलेंगे। या हमारे बदन, हम भी जल जाएंगे तो कल को कोली बनेंगे, राख बनेंगे, जैसे नो। इट ऑल्सो अकर्स एज हाइड्रोकार्बन इन कंबाइंड स्टेट, या कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये आपकी थियोरी में जाएगा अगर कार्बन के बारे में कुछ कहो। तो सिलिकॉन के बारे में कुछ कहेंगे तो इट इज़ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ओके, इन द अर्थ क्रस्ट। और थर्ड मोस्ट तो एल्यूमिनियम है, वो हम लोग ने पढ़ लिया था, राइट, यस और नो। जर्मेनियम इज अ ट्रेस एलिमेंट मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लू डस्ट, ओके, obtained फ्रॉम द रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर्स। तो सबके अगर अबांडेंस बताएं तो नेचुरल अबांडेंस ऑफ टीन एंड लैंड भी है, 2 पिकोमीटर एंड 13 पिकोमीटर, ओके, रिस्पेक्टिवली, ppm रिस्पेक्टिवली। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन देखो, सब आपको सबके फंक्शंस थोड़े बहुत पढ़े, यूजेस पढ़ने हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम तो आजकल तो आप लोग को पता ही है, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। सिलिकॉन वैली ये तो बहुत बड़ा फेमस है ना कंप्यूटर्स में, ऐसा ना। चलो कार्बन के बारे में पहले जानते हैं। तो कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड possesses a pronounced ability to form stable p-pi बॉन्डिंग। अब ये p-pi बॉन्डिंग क्या है? अगर आप लोग ने स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का,
कार्बन का स्ट्रक्चर बना है, तो आप लोग देखोगे कि ऊपर और नीचे से भी बॉन्डिंग होती है। ये कार्बन है, आपस में तो बॉन्डिंग होती है ऊपर नीचे, यानी कि वो डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 ऊपर के बॉन्डिंग, इस तरीके से भी बॉन्डिंग होती है। उसको हम पी पाई, इसकी पाई ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग होती है, पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर अभी आगे देखेंगे। ओके, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल, जैसे मैंने कहा, विथ इट सेल्फ ऑल्सो एंड विथ अदर, अपने से भी बना सकते हैं, खुद से भी कार्बन या दूसरे एलिमेंट से भी बनाते हैं। ओके सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे भी बनाते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या इस तरीके से इनका फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। दे आर कॉमन। जैसे आप लोग यहाँ नोटिस करोगे पिरामिडल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि ये किसी और लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, और हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो आप इसको टॉपिक को गो थ्रू करके इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, कार्बन के बारे में और अगर बात करो तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, उस जिसको कहते हैं कैटिनेशन। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन नथिंग बट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग, देखो सेल्फ लिंकिंग दूसरे एलिमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उस सेल्फ लिंकिंग में स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाते हैं, और कार्बन बना लेता है। कार्बन में एक सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। ओके, दिस प्रोसेस नोन एज कैटिनेशन। ओके, सेल्फ लिंकिंग है। ये देखिए सिलिकॉन में भी है, जर्मेनियम लेकिन उनका उतना स्टेबिलिटी नहीं है जितना कार्बन में होगा। ओके, ये एक प्रॉपर्टी ज़रूर कार्बन की आप लोग नोट कर लिएगा। रिएक्टिविटी की बात करें, और मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सबके लिख के भेजना। ओके, इस ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। ओके, इट्स वेरी इजी। इसके लिए मैं चाहे तो एक अलग वीडियो बनाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब हम रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की बात करते हुए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत फेमस है। सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जर्मेनियम ऑक्सीजन के साथ जर्मेनियम डाइऑक्साइड, यानी कि डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 वैलेंसी शो हो रहा है कार्बन का, जैसे नो नहीं, 4 ही वैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा? कार्बन का 2 बचा। ओके, और ऑक्सीजन के 1 बचा। क्रिस क्रॉस करो, क्या बचा? C, ये इधर लेकर आओ, 1 इधर लेकर, C1 CO2। तो इस ऐसे आप दूसरे कंपाउंड्स भी बना के ट्राई करिए। ओके, और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करिए, जो Pb जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बनाता है, ना एसिडिक ना बेसिक, एम्फोटेरिक। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस फॉर्म में, ये तो एम्फोटेरिक फॉर्म में। सिलिकॉन जो है बेसिकली एमॉर्फस फॉर्म में होता है। ओके, क्रिस्टलाइन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी। पहले तो ये ट्रेंड्स नोट, ये जो रिएक्शन जो लिखे हैं उसको आप लोग नोट करिए। ओके, रिएक्शन को नोट करिए कि ये रिएक्टिविटी इनकी कैसे होती है। ओके, एयर के साथ या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इट कैन फॉर्म, बोथ ऑक्साइड्स इट कैन फॉर्म। ये आप लोग नोट कर लेना। ओके, इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। ओके, मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और डाइऑक्साइड तब बनेगा जब कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। अब वाटर की तरफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ओके, वाटर की तरफ अगर रिएक्टिविटी देखें तो अगेन कार्बन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बन। अगर देखो यहाँ पे वाटर के साथ भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, राइट। और सिलिकॉन रिएक्ट्स विथ वाटर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SN रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म SnO2। ओके, तो बेसिकली लो टेम्परेचर पे जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ओके, तो कार्बन को हम देखो यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और
हाइड्रोजन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा ना, सिन गैस जो हम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, यस और नो, जो सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, जो बहुत जगह यूज़ होता है, ओके, यस और नो। सो यू कैन नोट दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। और भी है, सिलिकॉन को भी वाटर के साथ रिएक्ट करके सारे, लेकिन पीबी डज नॉट रिएक्ट, ओके, पीबी डज नॉट रिएक्ट। तो ये एक नोट करना है आपको कि जो पीबी है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ओके, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ये आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हैलाइड्स। हाइड्राइड्स तो हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 कोवेलेंट जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो MH4 टाइप बनाएंगे। हाइड्राइड्स अगर बात करो, रुको हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 मिनट। हाइड्राइड्स, ओके, टूवर्ड्स एसिड्स करते हैं पहले। टूवर्ड्स एसिड कैसे इनका रिएक्शन होता है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, ओके। तो टूवर्ड्स एसिड आप लोग दे सकते हैं। एसिड आप HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, ओके, ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो देखिए आप लोग, जर्मेनियम को HCl के साथ रिएक्ट करें, GHCl3, SN को HCl के साथ SnCl2, PB को HCl, PbCl2। देखिए यहाँ पे आपको इन लोग के ऑक्सीडेशन स्टेट को नोटिस करिए। PB का 2 होगा ना, Cl का 1 है, तो क्रिस क्रॉस करके कैसे बना, क्रिस क्रॉस करना आना चाहिए आप लोग को। अगर यही चीज़ एक्सेस में हम लोग ले, एक्सेस में डाइल्यूट एक्सेस के वो अलग है। डाइल्यूट के देखिए यहाँ दिया है H2SO4, अगर डाइल्यूट ले लेंगे तो SnSO4 SnH2 को रिप्लेस करेगा और SnSO4 बनेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, हम लोग ने पढ़ा है, और हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज होता है। अक्सर जो है मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं ना, वो उन H2SO4 है तो H2SO4 H को डिस्प्लेस करेंगे और SnSO4 बनेंगे। ये सो ऑन एंड सो फोर्थ आप आगे भी देख सकते हो रिएक्शन। आपको इनके प्रेसिपिटेट्स के नाम भी, जैसे PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये नाम, या कौन सा गैस लिबरेट होता है ये याद रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। Sn का H2SO4 अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, अगर डाइल्यूट लेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। Sn का अगर नाइट्रिक एसिड से डाइल्यूटेड है तो अगेन H2O बना देता है, और यहाँ पे SnNO3 बनाता है। अगर Pb का H2SO4 करेंगे, Pb सल्फेट, अगेन Pb इसको रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और यहाँ पे H2O बन रहा है, H2 गैस नहीं H2O बन रहा है। तो ये रिएक्शंस तो प्लीज़ आप लोग गो थ्रू करिए, ओके, नोट भी करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर दैट रिएक्शंस को लिखने की आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ओके। द मोर यू प्रैक्टिस दैट विल हेल्प यू आउट। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था अभी तक? हम लोगों ने ऑक्साइड्स को डिस्कस किए थे, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कार्बन के साथ, है ना। और नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स भी आ सकते हैं, अभी तो इसमें इतना डिटेल में दिया नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप लोग के बुक में दिया गया है, जनरली अगर दिया गया है तो फिर डिफ्रेंशिएट करना आप लोग को आना चाहिए, ओके। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अल्कलीज, अल्कलीज यानी कि बेस। एसिड के साथ तो हमने एक रिएक्शन देखा, बेस के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ओके। देखो Sn और Pb के रिएक्शंस यहाँ दिए हैं, एल्यूमिनियम को भी NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये सब रिएक्शंस आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट विल डिस्कस हाइड्राइड्स। जैसे मैंने कहा हाइड्राइड्स EH4 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। EH4 जनरल फॉर्मूला होगा उसका, यस और नो। EH4 तो जनरल फॉर्मूला होंगे ना। E यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप 14 वाला एलिमेंट, ओके ओके। MH4 भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ हाइड्राइड्स, द थर्मल स्टेबिलिटी एंड द ईज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज मार्केटली इन गोइंग फ्रॉम कार्बन टू लेड।
कार्बन टू लेड जब जाएंगे तो हमारा ईज ऑफ व्हाट, ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज, जल्दी बन जाता है, ऊपर वाला थोड़ा मुश्किल से बनता है। ओके, स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है जैसे कार्बन वगैरह, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ द हाइड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो है MH4, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो MH4 ही तो बनेगा, है ना, और CH4 जैसे कि SiH4, बट डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर स्टेबिलिटी पूछे हाइड्राइड्स को तो आप लोग लिख सकते हो, कार्बन फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप है, वो लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक और असाइक्लिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सब तो आप लोग को पता है ना। ओके, जबकि हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड सिलेन्स, हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन्स आर कॉल्ड सिलेन्स, दोज ऑफ जर्मेनियम आर रिफर्ड एज जर्मेन्स। ये मैं और डीप नॉलेज आप लोग को दे रही हूँ। तो ओनली हाइड्राइड्स ऑफ टीन एंड लेड known to us are SnH4. SnH4 are the only hydride, इसके अलावा कोई हाइड्राइड नहीं बनाते, जो कि स्टैनिन है एंड प्लम्बेन, यह है स्टैनिन और प्लम्बेन भी बनता है। ओके, प्लम्बेन इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एज इट इज़ वेरी अनस्टेबल, तो प्लम्बेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्रिपेयर करने में। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रुप 14 हाइड्राइड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर बट वॉलिटिलिटी डिक्रीजेज, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट वॉलिटिलिटी डिक्रीजेज और मूविंग डाउन, इसीलिए जो भी वॉलिटिलिटी यानी कि उड़ने का जो उसके टेंडेंसी है डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इनसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इनसे कोई भी, यहाँ पे मैंने दिया है, देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। अल्केन सिलेन्स, जैसे अनलाइक अल्केन सिलेन्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इजीली रिड्यूस करते हैं। जो सिलेन्स है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अगेन। ठीक है, नेक्स्ट हम हैलाइड्स डिस्कस करेंगे शायद, एक मिनट, हाँ यस, हैलाइड्स डिस्कस करेंगे। तो हैलाइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड, 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं लोग ग्रुप 14। ओके, टेट्रा हैलाइड्स ऑफ द टाइप MX4, ये टेट्रा हैलाइड्स हैं, MX4 सॉरी। ओके, और डाई हैलाइड्स द टाइप ऑफ MX2 और MX4, इसको हम टेट्रा हैलाइड कहेंगे, टेट्रा, और इसको डाई हैलाइड। तो 2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, MX4 और MX2, यस और नो। ओके गुड, और क्या जानना है आप लोग को, इन दोनों का जनरल फॉर्म आप लोग जानिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हैलाइड। टेट्रा हैलाइड MX4 का जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो टेट्रा हैलाइड्स के होंगे, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी देखिए क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है थर्मल स्टेबिलिटी। दिस इज वाई PbCl4 एंड PB, देखो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होगी। जैसे PbBr4 तो बहुत ही अनस्टेबल है, फिर भी PbI4 और PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सब आप लोग ट्रेंड्स पढ़िए, ठीक है, ट्रेंड्स पढ़िए, यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है, इतने ज़रूरी नहीं, बस ट्रेंड्स को आप लोग को याद करना है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ कि टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये याद रखिए, ठीक है। टेट्रा हैलाइड्स ऑफ कार्बन डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड द हैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स अंडरगो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, सिर्फ कार्बन का नहीं, बाकी सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं, वही उन लोग यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सिर्फ कार्बन को छोड़ के बाकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी दिए गए हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप कि कार्बन क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा है। एक्सप्लेनेशन ये होगा कि कार्बन जो है टेट्राहेलाइड जो है वो इनएबिलिटी ऑफ कार्बन टेट्राहेलाइड टू अंडरगो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है नहीं, है ना, जिसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बनते हैं, पी ब्लॉक के कम ही बनते हैं। अगर बनते भी हैं तो नीचे वाले एलिमेंट्स के बनेंगे, ऊपर वाले नहीं। कार्बन वगैरह ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्यों, उनके इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं।
ओके, इन द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड इट ऑक्टेट ना, इस वजह से वो इसीलिए उन दे आर अनेबल टू इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। तो 4 उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब 12th में पढ़ोगे उसको और डीपली आप लोग समझ जाओगे। अभी के लिए इतना ही जान लो कि बाकी तो फिर भी बना लेते हैं लेकिन कार्बन नहीं बना पाते हैं। ओके, दिस इज वाई द हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड अदर हायर एलिमेंट्स अंडरगो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, टेट्रा क्लोराइड ऑफ कार्बन जो CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ पे दिया है, आगे देखें। नहीं, इतना डीपली नहीं दिया है। यहाँ पे हम लोग को बस ट्रेंड्स जानने हैं। और नीचे वाले आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। ओके, हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी, क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट, ये रीज़न आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ इन्होंने ये तो बताया है कि इनर पेयर के इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप ट्रेंड की जो है हैलाइड्स की टेंडेंसी ज़्यादा है बनाने की डाउन द ग्रुप, इनर पेयर इफेक्ट इसकी रीज़न है। लेकिन यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया है Pb4 प्लस 2Br, यानी कि एक ब्रोमीन जो कि एक हैलोजन है, हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो Pb, यानी कि इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो रेड्यूस हो रहा है। और जो रेड्यूस होता है खुद क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो Br को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Br का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसीलिए Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Pb का रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसी तरह Pb4 में यहाँ पे भी आप देखिए Pb का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोग को माइंड में रखना है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? What are oxides? The elements of group 14 form mainly 2 types of oxide, monoxides and dioxide। ये तो मैंने अभी भी बताया था आपको। MO2 बनाएंगे और they will form 2 type, MO2 type और डाइऑक्साइड। MO2 डाइऑक्साइड है और मोनोऑक्साइड MO होगा। इस टाइप के फॉर्म में ये कंपाउंड्स बना सकते हैं, इस टाइप के फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, इस टाइप के फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, SnO2, PbO2 जो कि MO2 के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होते हैं, डाउन द ग्रुप वो एम्फोटेरिक बनने लगते हैं, यानी कि बेसिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। एसिडिक कैरेक्टर क्यों कम होता है भाई? एसिडिटी या बेसिसिटी हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हम पहले तो एसिड बेस का डेफिनेशन अलग होता है, लेकिन जब हम 11th-12th में जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ करें उनको हम ज़्यादा एसिडिक बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ होते हैं, यस नो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं ना, न्यूक्लियस से दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इजीली उतना पुल होता नहीं है। एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये तो है ही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाती है और इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। तो डाउन द ग्रुप देखिए आप लोग, एसिडिक कैरेक्टर घट जाती है, सॉरी ये सुनो, एसिडिक कैरेक्टर देखो, पहले जो ये दोनों एसिडिक हैं लेकिन बाद में ये एम्फोटेरिक इन्होंने लिखा है। ओके, यानी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और नेचर ऑफ डाइऑक्साइड अगर हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो इम्पॉर्टेंट वाले तो ऑक्साइड यहाँ दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये है कि इट इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, ये इसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो। ओके, इट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद सेवरल ट्रांजिशन मेटल्स। मैंने कहा ट्रांजिशन मेटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डाइऑक्साइड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म डाइऑक्साइड ऑफ MO2, ये मैंने बात कही थी, MO2 का बनते हैं। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात। ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऐसा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो मैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्कस कर रही थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो इट इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, सेम। ओके, इट इज़ लीनियर मॉलिक्यूल विद 2 कार्बन ऑक्सीजन, लीनियर मॉलिक्यूल है ना, ऐसा है ना, लीनियर है, ज्योमेट्री और इसकी लीनियर है ना। तो और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड शो करता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर एज अ स्टूडेंट यू शुड नो। ओके,
115 पिकोमीटर्स का साइज़ होता है। ओके, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका, इसको हम सिलिका भी बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ओके, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट कब होता है, जब उसमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तभी तो, क्योंकि उसकी जो साइज़ है एकदम लेटाइस, एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो क्रिस्टल जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। देर आर दस नो डिस्क्रीट SiO2 मॉलिक्यूल एंड द एंटायर स्ट्रक्चर में बी कंसिडर एज अ जाइंट मॉलिक्यूल। इसको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं SiO2 को। जो SiO2 के जो डाइऑक्साइड यानी कि सिलिकॉन के डाइऑक्साइड है, इवन ऐसे डाइऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम डाइऑक्साइड, SnO2, PbO2, they all are network, they have solids, they are solids because उनके में अंदर भी थोड़ा सा क्रिस्टल्स है। इन दिस सॉलिड द ग्रुप एलिमेंट दैट इज G, Sn और Pb हैज़ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, तो इनका ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन है। ओके ओके, अब एसिडिक की बात करो, जैसे मैंने कहा ये दोनों एसिडिक होते हैं। ओके, जर्मेनियम का थोड़ा वीकली एसिडिक होता है एंड वीकली बेसिक, यानी कि एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक। तो एसिडिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, इट इज डाउन द ग्रुप ना, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ओके, ये आपको नोट करना है। एंड मूविंग फर्दर, अगर हम PbO2 की अगर स्पेशली बात करें तो PbO2 इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट ऑक्सीडाइजेस, इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इट डिजॉल्व्स इन एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के बेसिकली दो मेन टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स हैं, यानी कि फॉर्म्स। व्हाट आर एलोट्रोप्स? आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, द टू मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये एलोट्रोपी फिनोमिनन आई होप यू ऑल नो, अपने पहले भी पढ़ा है। तो टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एक क्रिस्टलाइन, एक एमॉर्फस। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस वाला, दो फॉर्म। देखो, क्रिस्टलाइन एक्चुअली रियल सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, इससे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस थोड़ा पाउडर जैसे होगा, पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म होता है, एमॉर्फस पाउडरी फॉर्म होता है। तो कार्बन जो होता है वो दोनों फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल क्रिस्टल फॉर्म का डायमंड है, ग्रेफाइट है। एमॉर्फस फॉर्म में कोल है, चारकोल है, कोक है, लैम्प ब्लैक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, आपको दिए हैं यहाँ पे। अगर हम एक एक को डिस्कस करें तो डायमंड जो होता है, डायमंड इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पहली बात तो ये याद रखिए, क्यों उसका स्ट्रक्चर इतना 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इसका। अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल, फिर इसी को आपको ज्वाइन करके बनाना है। एक और पॉइंट लो, फिर इस तरीके से, फिर एक लाइन लो, फिर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मैं अभी बना के दिखा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर मैं स्पेशली डायमंड को डिस्कस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सब सिंगल बॉन्ड से जॉइंट होंगे, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, टेट्राहेड्रली लिंक्ड होंगे। यस और नो? दिस नेटवर्क जो होता है ये 3 डायमेंशन में एक्सटेंड होता है, इसी तरह एक्सटेंड होते जाता है ये, इसी और ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ और ज्वाइन करते जाओ। इसी तरह नीचे से भी ज्वाइन करो, नीचे से भी ज्वाइन करो। तो अगर हम बनाएंगे, अभी बना के दिखाऊंगी मैं। ओके, चाहे तो आपको मैं बना के ही दिखाती हूँ आगे, अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो मैं बताऊँ। अच्छा, आगे बना है, आई विल शो यू नाउ। यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का बना है, तो आई विल शो यू नाउ। तो बेसिकली अभी ये तो इंट्रोडक्शन है कि डायमंड ग्रेफाइट, अभी हम ईच की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ग्रेफाइट तो आप जानते हो, यहाँ पे देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लिंक स्ट्रक्चर या sp2, इसीलिए थोड़ा फैला हुआ रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो हल्का होता है ना, मतलब इट्स ब्रेकेबल, राइट। तो ये इतना डिफरेंस देखो, एक इतना हार्ड, एक इतना सॉफ्ट, ये तो डिफरेंस है ना। इसका प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, इसके टेट्राहेड्रल थे, रिंग भी नहीं थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जॉइंट होते जा रहे हैं, इसके प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स हैं। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी।
ओके, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी अभी। और प्रॉपर्टीज़ भी, फुलरिन भी एक और स्ट्रक्चर है, ये इसको बकमिंस्टर फुलरिन भी बोला जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बन 60 भी बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल्स हैज़ द शेप ऑफ अ सॉकर बॉल, बॉल के जैसे शेप है, सॉकर बॉल की तरह शेप होता है इसका, ठीक है। ग्राफिन भी है, ग्राफिन के बारे में आप लोग इतना डीपली नहीं है। और एमॉर्फस फॉर्म में कोल है, चारकोल है, कोक है, लैम्पबैग है, ओके। गैस कार्बन भी है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं, चलो। तो एलोट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में क्या देखोगे आप लोग? मेन एलोट्रोफिक फॉर्म्स कार्बन के कौन से हैं? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, जैसे मैंने कहा। यहाँ पे क्रिस्टलाइन को उन्होंने डिस्कस किया है, डायमंड और ग्रेफाइट को मेनली डिस्कस किया है। तो एमॉर्फस में चारकोल और लैम्प ब्लैक को लिखा है। तो चलो देखते हैं, फिर इन्हीं का ज़्यादा डिस्कशन होगा। देखो कार्बन का मैंने जैसे स्ट्रक्चर बताया था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में, डायमंड का देखिए, डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक जो स्ट्रक्चर है 3 से जुड़ा है, फिर एक और ये 3 से जुड़ा है, एक और देखो, ये इस तरीके से ही चलते जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 3 से, इसको ये देखो ये 3 से, तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ये सुनो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, ये सुनो। यहाँ पे ग्रेफाइट का नोटिस करिए, ग्रेफाइट का ये देखो, ये कैसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना है, एक दूसरे से एकदम एक दूसरे में समाया हुआ। ये देखो इन दोनों के बीच में गैप है, ये एक लेयर बना है क्योंकि ये 4 कार्बन जुड़ा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस तरीके से, ओके। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, ओके। 3 नेबरिंग कार्बन को अटैच है, लाइंग द सेम प्लेन, 3 नेबरिंग कार्बन से अटैच है, सेम प्लेन ही में हो रहा है, ये सेम प्लेन में हो रहा है, ये सुनो, सेम प्लेन में हो रहा है। प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स है, इसको हम कहेंगे प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स। और इसको हम क्या कहेंगे, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ओके। ये 3D स्ट्रक्चर है और ये भी 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट कैसा है, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स में, ओके। यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन को अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक कार्बन 3 को अटैच है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं प्लेनर, मतलब प्लेन में जुड़े हैं, बीच में देखो ये गैप, यही तो ब्रेकेबल हो जाता है, इसी को तो तोड़ सकते हैं हम, इसीलिए तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और डायमंड का यूज़ अगर आप बात करो तो इसीलिए तो ज्वेलरी में बहुत प्रेशियस चीज़ है, ज्वेलरी में यूज़ होती है। ब्लैक डायमंड तो मैंने कहा हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ, तो उसको कटिंग में यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए आप लोग, एक डायमंड यहाँ पे एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, यानी कि एक कार्बन फिर 4 और से अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन 3 और से अटैच है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलिए। यहाँ पे फुलरिन भी दिया है, या बकमिंस्टर फुलरिन, मैंने कहा शेप ऑफ अ सॉकर बॉल है, इस तरीके से बना है फुलरिन को। और अगर आपको देखिए वहाँ पे तो आपको डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, यूजेस भी आने चाहिए। ग्रेफाइट के भी आपको यूजेस मैं बता देती हूँ, इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम आते हैं, कार्बन आर्क्स बनाने में, लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, लेड पेंसिल्स बनाने के लिए, ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल्स। पाउडर ग्रेफाइट इज मिक्स विथ क्ले एंड प्रेस्ड इनटू स्टिक्स, ओके। तो ग्रेफाइट और डायमंड के यूजेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। डायमंड को तो कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्लास कटिंग एंड मेकिंग रॉक ड्रिल्स, क्योंकि हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ है, ओके। तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप लोग कोई भी 2 लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम फुलरिन की बात करें, इसको हम बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं, कार्बन 60 भी कहते हैं, ये भी एक आइसोटोप है कार्बन का, ओके। एक मिनट, तो फुलरिन्स और बकी बॉल्स भी बोलते हैं, और शॉर्ट में बकमिंस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, बकी बॉल्स भी बोलते हैं, कार्बन 16, कार्बन 70, ये सारे इसके फॉर्म है। कार्बन 70 ऑरेंज रेड होता है, इनफैक्ट नहीं पता हो जिसको, ऑरेंज ऐसे ही कलर का होता है, ऑरेंज रेड। कार्बन 60 की बात करूँ तो ये एक्चुअली ये रिसेंटली ही इनका आविष्कार हुआ है, अराउंड 1996 में। 1985 तक तो पता भी नहीं था, लेकिन 1985 से इनको पता चला, लेकिन अवार्ड उनको 1996 में मिला, लेकिन 1985 के बाद इसके बाद डिस्कवरी हो चुकी थी। कब?
85, उससे पहले तो पता भी नहीं था फ्लोरीन जैसा कुछ है। उनको नोबेल प्राइज़ जिसने बनाया है कर्ल और स्मॉली ने, उनको नोबेल प्राइज़ 1996 में मिला। तो लार्ज, ये क्या है, ये लार्ज फ्लोरीन का लार्ज स्फेरॉइडिकल केज है। केज जैसे नहीं लग रहा, इसमें कबूतर रख लो वहीं पे अटक जाएगी। ओके, केज लाइक मॉलिक्यूल्स है इसके जो केज लाइक मॉलिक्यूल्स है। यस और नो? दे वर ओरिजिनली मेड बाय इवेपोरेशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के इवेपोरेशन से बनाया था। यस और नो? ओरिजिनली, बट दे में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय मोर प्रैक्टिकल मेथड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। ओके, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट का तो इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं कैसे बन रहा है। कार्बन 60 एंड कार्बन 70 कैन ईजीली बी सेपरेटेड, अगर बनने के बाद सेपरेट भी कर सकते हैं फ्रॉम द सूथ बाय एक्सट्रैक्शन इन टोलुइन। एक टोलुइन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, बेंजीन रिंग पे CH3 है, आप लोग को पता ना चाहिए टोलुइन का वो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको वो सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगर कार्बन 60 से इतना डिटेल में आपका आएगा नहीं, पहले तो आप बस स्ट्रक्चर दिखे और इसमें इतना याद रखिए कि एवरी फ्लोरीन कंटेंट 12 5 मेंबर्ड रिंग्स, बस 5 मेंबर्ड रिंग है। एक 3 मेंबर्ड रिंग था, एक 4 मेंबर्ड रिंग, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो अल्फा ग्रेफाइट द लेयर्स आर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ AB। ठीक है, AB। ओके, यहाँ पे AB के फॉर्म में सीक्वेंस है। इन बीटा ग्रेफाइट भी होता है। बीटा ग्रेफाइट में लेयर जो है ABC। देखो यहाँ पे ABC। देखिए ये पार्ट मुझे नहीं लगता आपके है चैप्टर में, इतना डिटेल में नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं। लेकिन अगर आया तो आप ये अल्फ़ा बीटा वाला पार्ट देख लेना। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी के टॉपिक को या सिलेबस को देखते हुए ये नहीं है। बस आप लोग को स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप लोग को बस स्ट्रक्चर याद करना चाहिए। इसमें वीक वैंडर, देखो यहाँ पे VWF कुछ नहीं है, वीक वैंडर वाल्स फोर्सेज होते हैं। इन दोनों प्लेनर के बीच में वीक वैंडर वाल्स फोर्सेज होते हैं। इसीलिए ये ब्रेकेबल है, इसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन एक डायमंड को स्ट्रॉन्ग वैंडर वाल्स फोर्सेज हैं, इसीलिए उसको हम तोड़ नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट मुझे बताना था। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में देखो यहाँ पे इन्होंने अगेन फ्लोरीन का दिया है स्ट्रक्चर, वो आप देख लीजिए। एलोट्रोप्स ऑफ टिन भी दिए हैं, ग्रे टिन, अल्फा, वाइट टिन, बीटा, रोम्बिक टिन, तो जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, रोम्बिक टिन या ये व एलोट्रोप्स ऑफ टिन के यहाँ फोटोज़ भी दिए हैं इन लोगों ने। ओके, टिन डिजीज़, बटन्स, कैथेड्रल ऑर्गन पाइप कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो बताया गया है। देखो कार्बन का जैसे मैंने कहा था, कार्बन का कहा था कि यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आएंगे, तो प्लीज़ यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर पढ़िए। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, नेचुरली इट इज़ फाउंड नेचुरली एज वेल एज इट कैन बी ऑब्टेन आर्टिफिशियली, ये एक अच्छा पॉइंट है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इन द अर्थ, इट्स ट्रांसपेरेंट एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ अ बैड कंडक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर एंड डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वाई? बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकता, इतना हार्ड है। तो ये सुनो, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। द हार्डनेस ऑफ ऑर्डर ऑफ सम एब्रेसिव मटेरियल्स, बोरॉन नाइट्रेट, खैर ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नोन डायमंड इज वॉज क्यूलिनेन। अगर ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जान लो कि लार्जेस्ट नोन डायमंड वॉज क्यूलिनेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट अगेन प्रिपरेशन यहाँ पे दिया है कि SiO2 से भी बना सकते हैं कार्बन के साथ रिएक्ट करके। ओके, ग्रेफाइट को हम प्रिपेयर कैसे करें, इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि शायद प्रिपरेशन के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर ओके। तो ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ने ही हैं। ओके, यूजेस भी आपको ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ने ही हैं, यूजेस भी पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे दिए हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट ग्रीसी डार्क ग्रेश कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर, तभी तो पेंसिल ना ब्लैक ब्लैक जैसे लिखा जाता है। ये सुनो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर, ये लिख सकते हो। ओके, यूजेस में तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में, जैसे मैंने पहले भी बात बताई थी आप लोग को, वो लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से कैसे देखिए जॉइंट है कि एक कार्बन 3 से, देखिए 3 कार्बन जॉइंट है। फिर यहाँ पे एक
1 2 3 इस तरह बनाना है आपको, 1 2 3 इस तरह बनाते बनाते क्या बनाओगे आप, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स बनाओगे, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स आर इन द सेम प्लेन। और वीक वैंडरफॉल फोर्सेस यहाँ पे दो प्लेनर के बीच में आपको बताना है। ओके, तो ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से बनाइए, बना के होमवर्क है भेज देना। ओके, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज 1.9 kg जूल लेस देन डायमंड। तो ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। कंपैरिजन भी दिया है, ये टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डायमंड क्रिस्टलाइन एंड ट्रांसपेरेंट विद एक्स्ट्रा ब्रिलियंस। ओके, यस और नो, ये पॉइंट हो चुका है। लेकिन ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस, ब्लैक मार्क छोड़ता है पेंसिल में। ये हार्डेस्ट है, ये सॉफ्ट है, सोपिंग टच है, सोपी टच है, टूट सकता है आसानी से। ये सब क्योंकि इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एकदम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एकदम टाइट है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक वेंडरवॉल फोर्सेज से कनेक्टेड है। हाई डेंसिटी है, इसकी लो डेंसिटी है। डायमंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड डज नॉट लीव एनी मार्क ऑन पेपर, in fact graphite leaves a mark of a black mark on paper. ओके, एंड यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो टेट्राहेड्रल लेयर स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ये मैंने बताया था। 2 लेयर के बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस वीक है, इसीलिए इसको तोड़ सकते हैं, ये रीज़न भी मैंने बताया। ओके, डायमंड केमिकली इनर्ट है, ये केमिकली मोर एक्टिव है ग्रेफाइट। मैंने कहा ना ये ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसलिए केमिकली मोर एक्टिव है ग्रेफाइट। ओके, डायमंड लेस स्टेबल है, मोर एनर्जी। ग्रेफाइट मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। बस ये डिफरेंस आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को काम आएगा। इसके अलावा कोल के बारे में भी दिया गया है, कोल के फॉर्म दिए गए हैं। ओके, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम कोल, एंथ्रासाइट। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, पीट, उसके बाद लिग्नाइट, ओके, फिर बिटुमिनस, फिर स्टीम कोल, फिर एंथ्रासाइट। इसको इतना डीपली भी नहीं आएगा, लेकिन एक गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग 11th में हो तो कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट ही पूछी जाएगी, इजी तो कुछ पूछेंगे नहीं। ऐसा नो, ओके। देन यू हैव चारकोल। चारकोल का प्रिपरेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन को HNO3 से मिक्स करो, कार्बन डाइऑक्साइड 4NO2 एंड 2H2O। दिस इज़ एक्चुअली चारकोल। ओके, काला काला सा हो जाएगा, या एसिड के साथ ओके कोक या कार्बन जो कहते हैं H2SO4 अटैच करो, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और H2O बनेगा। ये जो CO2 ही एक्चुअली चारकोल है। ओके, ये जो काला काला सा लगेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन का। हम लोग ने किस किस चीज़ को पढ़ा, ग्रेफाइट को पढ़ा, डायमंड को पढ़ा, कोल पढ़ा, कोक के बारे में पढ़ा, चारकोल के बारे में पढ़ा, और बेसिकली इतना डीपली है नहीं, ये आखिरी पॉइंट था आपका, तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, यू कैन पर्सनली मैसेज मी। ओके, थैंक यू।